नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 1। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 1 की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए किस तरह से सीसीएस की अहम बैठक यहां दिल्ली के अंदर चल रही है और इस वक्त पीएम आवास के अंदर ये बैठक चल रही है। दिल्ली में अहम सीसीएस की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। युद्धविराम के बाद पहली सीसीएस की बैठक है और सीसीएस के बाद कैबिनेट बैठक की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की बैठक यहां पर लगातार आप देखिए किस तरह से हो सकती है और बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा होगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक यहां की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और दिल्ली में मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक यहां पर होगी और विपक्ष की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी चर्चा यहां हो सकती है। बताते चले कि दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की अहम बैठक जारी है और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश के अंदर मौजूदा स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां बनी, किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट लेने की भी बात हो रही है। बताते चले कि सीसीएस की ये अहम बैठक जो है वो जारी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है ये लगातार जारी है और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जा रही है। साथ ही सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक भी की जाएगी और सीज फायर के बाद पहली सीसीएस की ये बैठक है। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंदर के हालातों पर भी सुरक्षा ऑपरेशन की समीक्षा की जा रही है और सीसीएस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, शिवराज सिंह, प्रहलाद जोशी और सर्बानंद सोनोवाल समेत कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी भी इसके अंदर शामिल हैं और नितिन गडकरी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मौजूद है। लेकिन सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी पूरी जानकारी वहां पर साझा की है। लेकिन फिलहाल युद्ध विराम के बाद अब आप देखिए किस तरह से यहाँ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया, अब देश के अंदरूनी हालात क्या हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे यहां पर पूरे हालातों पर नियंत्रण किया गया, इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। युद्ध विराम के बाद ये पहली सीसीएस की बैठक है और इस बैठक के अंदर तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं। चलिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ ही करोड़ी सिंह हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करोड़ी जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कर्नल संजीत सिरोही जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सीसीएस की अहम बैठक हो रही है, कई मायनों में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया इस पर चर्चा हो रही है। उसके बाद अंदरूनी हालात क्या है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अहम ये बैठक है, किन मुद्दों पर और भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के अंदर? आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और किरोड़ी मल साहब को भी मैं जो है नमस्कार करता हूं। ठीक है, हमारे मेरे साथ काफी दफे जो है आपके चैनल पे आ चुके हैं, तो उनको भी मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो ये जो बैठक हो रही है, ये एक नॉर्मल बैठक है। जी। जिसके बाद जैसे कोई भी चीज जब होती है तो उसके बाद सारे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, सारे देखते हैं क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, हमारी अचीवमेंट्स क्या थी, हमको आगे हमने इस जो 4-5 दिन जो सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़ा है उसमें क्या क्या हमारी कमियां थी, आगे हम किस तरीके से सुधार करें, अगर दोबारा टेररिस्ट एक्शन होता है तो हमारा क्या जो है लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये सब मुद्दों पे सबकी राय ली जाए, ताकि एक तरह की, अभी मोदी जी ने अनाउंस तो कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ दिस थिंग वॉर। लेकिन अब उसको लागू कैसे करना है, अगर कल दूसरा पहलगाम हो जाता है तो किस तरीके से हमको उसको कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीजें की जाएगी, एक एसओपी तरह की बनाई जाएगी, ताकि हर बारी हमको जो है ये ना करना पड़े कि क्या करेंगे, और जबकि हालात हर तरह के अलग होंगे, लेकिन फिर भी एक तरह की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके मुताबिक अगर कार्रवाई कोई ऐसी होती है दहशतगर्दी की तो उसके ऊपर जो इमीडिएटली उसका जवाब दिया जाए। करोड़ी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से कहा गया कि अगर आतंकवाद की कोई भी घटना होती है तो उसे युद्ध जैसा ही माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा,
लेकिन अगर कोई हो जाती है घटना तो फिर उसे किस तरह से लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीज़फायर को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता क्यों की गई है और ट्रंप इसे बार बार कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आशा जी, पहले मैं आपको सीज फायर वाली सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूंगा। 10 तारीख को रात की 2 बजे से इवनिंग 5 बजे तक का पीरियड था, वो बहुत क्रिटिकल था पाकिस्तान और भारत दोनों की तरीके से, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था या उनका दोनों इंटेंसिफाई हो गए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान में एक कहा गया नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो रही है, जो कि सही नहीं था। बाद में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने मना किया, लेकिन ये हो सकता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझ के ये मीडिया में अफवाह उड़ाई हो, तो पूरी दुनिया में एक अलर्ट चला गया। क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी है, वो न्यूक्लियर डिसीजन पावर को लेके डिसीजन लेती है यूज करने के लिए। वो बहुत ही रेयरेस्ट केस में होती है। तो वो जो अफवाह उठी, उससे पूरी दुनिया में एक अलर्ट सा चला गया। और उसमें ट्रंप नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, मैं भी एंगेज था। सब बहुत से कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हम टच में थे दोनों ही देशों के। तो ऐसी स्थिति में फिर सीज फायर किस रूप में किया जाए, क्योंकि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने या दूसरे देशों के मुखियाओं ने जब कांटेक्ट किया होगा दोनों देशों के, तो भारत ने मीडिएशन के लिए मना कर दिया होगा कि सीज फायर हम आपके मीडिएशन में नहीं कर सकते। तो हो सकता है ट्रंप ने पाकिस्तान को एडवाइस किया कि आपका जो डीजीएम है, या आप पहले बात कीजिए भारत की तरफ से। और इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएम को बात की और बात करके सीज फायर किया गया। तो ये तो हो गया। अब सीज फायर के बाद में एक ट्वीट और कर दिया अमेरिका ने कि दोनों देश अमेरिका की मध्यस्थता में न्यूट्रल प्लेस पे बातचीत करेंगे। तो ये एक चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि लेकिन भारत करोड़ी जी स्वीकार जिस तरह नहीं से ये करेगा। कहा गया कि एक खास विमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वायु सीमा में उड़ता देखा गया था, जो कि बीच क्राफ्ट है B350 AMS। तो मतलब क्या अंदाजा लगाया जा सके कि जिस तरह से पहले योमिका सिंह भी और जब कर्नल कुरैशी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि एयरबेस के अंदर अभी भी फ्लाइट्स को उड़ाने की अनुमति दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। नागरिकों का वो विमान था और नागरिकों को शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर हम क्या सोचें कि ये वही विमान था जो पाकिस्तान की धरती पर आया चेकिंग के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान ने सिविलियन और अपना शील्ड बनाया, तो जो एक दो देशों की मिलिट्री की लड़ाई होती है उस तरह का नहीं है। ये एक तरह का जैसे आतंकवादी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सिविलियन को शील्ड बनाते हैं, उस तरह की स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है। लेकिन अब आगे क्या है, ये चिंता की बात है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल तो नहीं चलेगा, ये स्पष्ट रूप से कह दिया। और वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल उसी संदर्भ में कहा है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग की अफवाह उड़ाई पाकिस्तान ने और दुनिया में एक अलर्ट का मैसेज गया। तो उस तरह के न्यूक्लियर में ब्लैकमेल तो नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि देखिए, बातचीत होगी, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ऐसी स्थिति में अब बातचीत किस तरह से हो। और मुझे लगता है कि आज जो दो मीटिंगें हैं, नेशनल वो कमेटी की और कैबिनेट की मीटिंग होगी, निश्चित रूप से अभी तक के 22 के बाद के अप्रैल 22 के बाद के जो जो डेवलपमेंट्स है उनको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करके निश्चित रूप से ये कहेंगे कि हमने क्या। देखिए, जो मिलिट्री के लेवल पे क्या पाया, वो तो मिलिट्री ने अपना असेसमेंट ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। इतना नुकसान हुआ, वो तो एक तरह का फिजिकल नुकसान है। लेकिन पॉलिटिकल रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से भारत ने क्या खोया है, क्या पाया है, एक तरह का रिव्यू होगा। और फिर आगे की दिशा क्या हो, बातचीत हो तो किस रूप में हो। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, या कोई तीसरे कंट्री का कोई
हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत से और पाकिस्तान से बात करेगा, जो कि भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब बातचीत की प्रक्रिया कैसे कैसे शुरू हो? क्योंकि भारत ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिकली संजीव जी, बता दिए कि बात हाँ, दो चीजों पे हो सकती है, संजीव जी, आतंकवाद पे और कश्मीर को लेने पे। तो पाकिस्तान भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगा। तो आगे की प्रक्रिया क्या हो बातचीत की, संजीत क्योंकि जी, अब पिछले 9 आगे की साल से प्रक्रिया भारत क्या बातचीत होगी, नहीं कर रहा इस है। पर जी। सवाल उठ गया है कि सीधा सीधा भारत ने तो एक और बड़ी खबर पाक के यान पर ही आप देखिए किस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि डिजिटल प्रहार हुआ है और साथ ही साथ भारत का जो डिजिटल प्रहार है वो देखते ही बन रहा था। चीन और तुर्की की मीडिया का एक्स अकाउंट आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और तुर्की के टीआरटी को भी यहाँ ब्लॉक कर दिया गया। चीन के ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भी भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। एक एक करके तुर्की का जो सामान है, चाइना का जो सामान है, उस पर भी बैन लगाने की बात जिस तरह से हुई। चीन और तुर्की की मीडिया का एक्स अकाउंट भारत में फिलहाल बंद कर दिया गया है और तुर्की के ही टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत ने अब पूरी तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान पर भी, चीन पर भी और तुर्की पर भी। लेकिन फिलहाल पाक के ही यहाँ अंदर आप देखिए किस तरह से अब घर के अंदर घुसकर एक बड़ा प्रहार आतंक पर किया है भारत ने। लेकिन संजीत जी, सवाल यहां पर यह है कि भारत ने तो अपनी दो टूक सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। आपको लगता है कि इस पर सहमति बन पाएगी? क्योंकि डीजीएमओ की जो बातें थी, बैठक थी, चर्चा थी, वो कहा जा रहा था कि पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 5 बजे, फिर आज दोबारा से अटकलें लगी कि बात हो सकती है। लगता है कि सहमति बन पाएगी? नहीं जी, मुझे ये लगता है आशा जी कि वो जो 10 तारीख को जो 11 तारीख को जो किया गया था, किया गया, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो सीज फायर नहीं था। क्योंकि सीज फायर तो तब होता जब लड़ाई होती। लड़ाई तो दोनों पार्टियों ने डिक्लेयर की थी। वो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी ताकि समय मिल जाए आगे सोचने के लिए। और दूसरी वजह ये भी थी जो रोडीमल जी कह रहे हैं कि जो नेशनल उनकी कमांड अथॉरिटी है, उसकी अफवाह उड़ गई कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होगी 12 बजे, और इससे जो है पूरी दुनिया में एक तरह की घंटी बज गई कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। और वो मीटिंग थी, उसके बाद फैसला क्या होता, अटैक होता नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ ये था कि एक तरह की घंटी बज गई, और घंटी जहां अमेरिका ये कह रहा था कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं, वही अमेरिका ने लेना देना किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जल्दी में अनाउंस कर दिया कि हमने जो है पूरी रात बैठ के मेडिएशन करिए और जो है सीजफायर जो है अनाउंस कर दी है, और इसका जो है थर्ड न्यूट्रल वेन्यू में इसकी बातचीत आगे की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो रायता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फैला दिया, जो अब तक जो है उनके संभाले नहीं समझ पाए। अब सवाल ये आता है कि अब जो ये हमारी मीटिंग हो रही है, इसमें अहम क्या चीज? सबसे पहले ये है कि जो मोदी ने अनाउंस किया है उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। क्या हमारी, अब हमने अपनी शर्तें क्लियर कर दी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हेल्ड इन अबेंस रहेगी, मतलब ना पानी की बात करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे पीओके की, और हम जो आतंकवाद की। अभी आतंकवाद की पाकिस्तान क्या बात करेगा? पाकिस्तान के पास तो आतंकवाद की बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने तो जो जनाजा में उनके जो है पाकिस्तानी ऑफिसर्स दिखाई दिए, उससे साफ जाहिर है, दुनिया को पता, उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार इज इक्वल टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और मोदी जी ने ये कह दिया है कि जो सरकार पाकिस्तान की अगर आतंकियों को पनाह देती है या आतंकियों के आकाओं को पनाह देती है, तो उनको भी एक तरह का टेररिस्ट ही माना जाएगा। तो अगर सरकार को भी आप टेररिस्ट मानेंगे और टेररिस्टों को भी टेररिस्ट मानेंगे, तो सरकार को बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये आज की जो चर्चा है इसी बात पे है कि आगे चल के आने वाले समय में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आशा जी, लेकिन संजीत जी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बात रख रहे हैं, ये तो पहले का भी इतिहास है कि अमेरिका हमेशा अपना पैर ऊपर रखने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल अगर हम बलूच की तरफ थोड़ा सा घुमा दें, बलूच के अंदर की एक नेता का मैं बयान सुन रही थी। वो कह रहे थे कि अगर थोड़े से हथियार या सपोर्ट हमें इंडिया देता है तो फिर हम अपनी कार्रवाई को तेज कर सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मच सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे पीएम ने पूरी बात रखी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान ने वो किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर जिस तरह से बात हो रही थी कि हिट किया गया है, लीकेज हो गई है, विमान उड़ता दिखाई गया है, तो फिर ये तमाम जो साक्ष्य सामने आए हैं तो इससे अंदाजा तो लग सकता है कि नहीं, पुष्टि बेशक नहीं हुई है। अंदाजा अंदाजा इसका बिल्कुल साफ है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, जो सीज फायर है, इसके ऊपर भी बहुत दिनेश क्वेश्चन सिंह मार्क हमारे है, साथ जुड़ बहुत गए हैं, लोगों की राजनीतिक अलग अलग विश्लेषक। राय। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। जी कंटिन्यू कीजिए संजीव जी। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है, लोगों की अलग अलग राय है। एक ग्रुप है जो ये मानता है कि हमको सीज फायर के लिए हम जो है हाँ नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह का ब्लैकमेल ही था ना न्यूक्लियर का। जब उनकी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग का पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्शन में आ गया और उन्होंने जो है कहा कि भाई आप जो है वो कर लो, और हमने सीज फायर कर लिया। तो इसका मतलब हम न्यूक्लियर ब्लफ में आ गए। अब आगे न्यूक्लियर ब्लफ में नहीं आएंगे, वो क्या गारंटी क्या है उसका मैं अभी करोड़ी नहीं कह सिंह जी, सकते। ये तो आगे भारत हम न्यूक्लियर ब्लफ में नहीं सरकार। आएंगे इसकी गारंटी क्या है, लेकिन एक सवाल है कि जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से बताया गया कि एरियल मेजरिंग सिस्टम एएमएस अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, और अगर इसका विमान किसी न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की पुख्ता जानकारी देता है या फिर वो अपनी जानकारी को साझा कर देता है, जिस तरह से कहा गया कि ये विमान पाकिस्तान के अंदर उड़ता दिखाई गया है और अगर ये दिखा है, वहां पर पहुंचा है, उसकी जानकारी इनके पास है, तो फिर ये पुख्ता जानकारी हुई कि नहीं और कितना घातक असर हो सकता है इससे। ये पुख्ता देखिए, निश्चित जानकारी रूप से देखिए। संजीव जी इसीलिए एक ट्रंप सेकंड, ने करोड़ी जी जवाब दीजिए इस पर। दिनेश जी मैं आपके पास आ रही आशा हूँ। जी, ये निश्चित रूप से चिंता की बात थी। इसीलिए ट्रंप ने जब सीज फायर का अनाउंसमेंट किया, उससे पहले ये भी कहा कि हमें इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था और उसी के बेसिस पे हमने सीज फायर के लिए दोनों देशों से बातचीत की। देशों से नहीं, भारत की जो मिलिट्री है वो तो प्रोफेशनल है, उसको पॉलिटिकल लेवल पे किसी की बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की, मुनीर से भी बात की, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार हो जाती है तो मिलिट्री लीडरशिप न हो, तो उसको भी कन्विंस किया। तो पाकिस्तान में कन्विंस करके फिर ये कहा कि भारत से आप बात करो। तो निश्चित रूप से कुछ क्रेडिबिलिटी तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए किस तरीके से क्या किया जाए, इसको लेके आज जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें ये बातचीत होगी। और यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, 25 अप्रैल को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगा, एक स्टेटमेंट इश्यू हुआ, उसमें पाकिस्तान ने कहा टीआरएफ को इंक्लूड मत करो, तो टीआरएफ को हटवा दिया क्योंकि वो लश्कर ए तैयबा का एक आउटसूट था, और कहा कि कश्मीर को इंक्लूड करो, वो इंक्लूड नहीं किया सिक्योरिटी काउंसिल ने, लेकिन टीआरएफ को हटा दिया। अब भारत चाहता है कि टीआरएफ है वो लश्कर ए तैयबा ही है इनडायरेक्टली, तो उसको इंक्लूड कैसे करवाया जाए। अब जल्दी ही सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, इस वीकेंड तक हो सकती है या नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग में। तो भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी स्थिति मजबूत करेगा और उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस तैयार करेगा, और उसको लेके मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है और कैबिनेट की हो रही है, उस पर भी बात होगा कि ग्लोबल लेवल पे भारत किस तरह से इस तरह की सिचुएशन से डील करे, और पाकिस्तान ये कहे कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर जो रेडिएशन वो लीक कर सकता है, इस तरह की स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, ये भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे उठाएगा। अब किस रूप में हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, ये तो पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगी। है तो भारत के पास भी तो है, लेकिन ये कोई औचित्य नहीं बनता है, तुक नहीं बनता है इस बात का, क्योंकि जब मार पड़ रही है पाकिस्तान को तो फिर रोना आप पीट रहे हैं न्यूक्लियर का। दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जब बैक टू बैक बैठक हो रही है, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना है, क्योंकि आप आतंकवाद को यहाँ बड़ा एक एजेंडे के तौर पर रख रहे हैं पाकिस्तान में कि इसे पालता पोसता है, ग्लोबली आप सामने पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर और किन मुद्दों को लेकर जाने की ज़रूरत है?
क्योंकि भारत ने अपना पूरी तरह से स्टैंड क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से हरकत पाकिस्तान कर रहा है। जी, आप सभी को प्रणाम आशा जी। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के जैसे कि जिस भी जैसे फ्रंट पे भारत ने पहले पाकिस्तान को घेरा, तो वो अपने आप में मतलब बहुत बढ़िया था। और हर मतलब एक तरह से जो जो भी जो रीति नीति हमारी जो रही, तो उसमें आप ये देखिए कि पूरे तरीके से उसको चारों खाने चितला के हमने उसको और बात करके जो ड्रामा में खड़ा के मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें कुछ हैं जिस तरह की जो बताई जा रही हैं से, क्योंकि भारत ने अपने तरीके से जो मतलब कि इंटरनेशनल मतलब जहां पर भारत में बने हुए निर्मित जो हथियार हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या अन्य जैसे ड्रोन की बात करें, तो उनसे हमला किया और सटीक हमला किया। सटीक हमला मतलब कि पिन पॉइंट करके कि जैसे कि 4-5 मीटर के रेडियस के से ऊपर का उसमें एरर के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो उसमें वो बाद में रोना रो रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर जो मतलब की जो मतलब फैसिलिटी होती थी जो थी, तो उसमें उसकी वजह से कुछ ना कुछ खामी खड़ी होगी। तो ऐसी कोई चीज मुझे लगता नहीं है। सिर्फ ये बाहर प्रोपेगेंडा अपना खड़ा करने के लिए और चाइना की साजिश का एक हिस्सा बन करके पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ है। हमने अपने तरीके से पूरे तरीके से आशा जी एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से पेश किया। पहले जैसे कि स्ट्राइक जो हमने की, तो पूरे प्रिसीजन के साथ में और पूरे तरीके से जो इनके आतंक के अड्डे थे उनको हमने खत्म किया। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखा कि हमारी कहीं ना कहीं छवि जो है वो जैसे कि शांति प्रिय जो छवि जो होती है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें धूमिल ना हो, उसका ध्यान रखा। दूसरा, डिप्लोमेसी जो है हमने पूरे तरीके से बराबर रखी कि किसी भी देश के साथ में हमारी कोई जैसे शांति वार्ता या किस तरह की चीजें हैं, डायलॉग जो है वो बंद नहीं हुआ। जैसे एनएसए डोवाल जो हो गए वो हो गए, चाहे मतलब कि जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, तो अपने तरीके से सबके साथ समय में बैठा के रखा। और हर तरीके से मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई कमी जो है भारत ने कोई चूक छोड़ी उसी को लेकर के। और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हमने पूरे तरीके से बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारत को। अगर बल्कि निशाना चूका पाकिस्तान नहीं को। है, निशाना एग्जैक्टली पॉइंट पर लगा है, तो फिर वो न्यूक्लियर मिसाइल के पास कैसे पहुंच गए, ये बड़ी बात है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर, एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीजफायर में यहाँ पर अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान, अमेरिका ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। ट्रंप ने फिर से सीजफायर क्रेडिट लिया है और ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, वहां पर बार बार अपनी बात वो रख रहे हैं कि उन्होंने ही ये सारा काम किया है, क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन चलिए सुना देते क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप, जरा सुन लीजिए पहले। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. दिनेश जी, अब मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी। क्या लगता है कि बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने एक बात को छोड़ दिया यहाँ कि भारत ने जो निशाना लगाया वो सटीक लगाया और वो चूक नहीं सकता था, क्योंकि एक एक टारगेट को फिक्स कर 23 मिनट में जो एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय सेना की तरफ से, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, भारतीय सेना हो। जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई कि स्पेशल वर्क डिप्लोमेंट की तरफ से ये काम किया गया, तो कैराना हिल्स के नीचे कुछ अगर चीज़ें आपने छुपाई हैं तो वहाँ तक तो कैसे पहुँच सकते हैं? यानी फिर ये कह लिया जाए ना कि पाकिस्तान को जब अपनी पिटते हुए शक्ल देखने को मिल रही थी, उससे कैसे बचना है एक स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई और एक रोना रो दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप की भी इस बात को लेकर और पाकिस्तान के भी इस बयान को लेकर। अच्छा, ये दो चीजें हैं प्रमुख रूप से जो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें सरकार ने सिर्फ चाइना के कहने पर प्रोपेगेंडा खड़ा करने की जो कोशिश की, उसे पूरे तरीके से चारों खाने चित हो चुका है। दूसरा, विश्व सरपंच बनने की जो इनकी चाह ट्रंप की होती है, तो वो भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ऐलान किया कि मतलब कि पहले ही जैसे ट्वीट आ गया था इनका
कि पूरे मतलब जो ट्रम्प है इनकी तरफ से कि मैंने पूरे तरीके से मध्यस्थता करके और मैंने मीडिएशन करके और सीज फायर करवा दी है, और उसी के 2 घंटे बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी आनी शुरू हो गई। तो इस चीज को लेकर ये समझाता है कि इसका मतलब ये मान के चले कि ट्रम्प जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। तीसरी बात इसके अलावा अहम जो ये है कि जो मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस के जो हेड जो हैं, डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस जो है पाकिस्तान, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को फोन करके समय मांगा, बातचीत की, और उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और आप इसको सीज फायर जो है उसको लागू करिए, हम लोग आगे से अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे ऐसे। तो वो चीज थी। तो पहल जो आई थी, हम लोगों ने पहले से बोला था कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते किसी तरह करना, लेकिन अगर वहां से गोली आएगी तो हम लोग यहाँ से गोला दागेंगे ऐसे। तो उसी को लेकर के और पूरे तरीके से जितने जो टारगेट थे, मतलब टाइमलाइन दी गई थी कि कैसे 1:04 से लेकर के और कैसे 30 मिनट के आसपास तक जो चीन चली, तो उसको लेके एक एक मिनट का प्रिसीजन पूरे तरीके से कि हाँ पूरा लेजर गाइडेड जैसे मिसाइल कहाँ जाती थी और कहां पर गोला हिट करता था, तो कहां पर उसका नुकसान होता, उसके पिक्चर्स पहले और बाद के जैसे दिखाते हैं कि भाई पहले इतना वजन था और बाद में इतना वजन कम हो गया, वो हमने उनका वजन कितना कम हो वो सब पूरे तरीके से दिखाई चीजें। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं, और ट्रम्प जो थी उनकी क्रेडिबिलिटी पूरे तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरी खत्म खत्म हो गए। समझता हूँ करोड़ी उसको सिंह लेकर जी, के। दिनेश और जी ट्रम्प कह का रहे सिर्फ हैं कि देखिए ट्रम्प एक की तो क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन ट्रम्प तो बाहर जाकर कह रहे हैं, फॉरेन में जाकर कह रहे हैं, सऊदी में जिस तरह से पहुंचे हैं वहां कह रहे हैं कि मैं तो ट्रेड की बात कर रहा हूं दोनों देशों के साथ, लेकिन पीएम ने तो कहा कि हम कोई ट्रेड की बात कर ही नहीं रहे हैं, हमारे साथ कोई ट्रेड की बात नहीं हो रही है, और यहाँ टेरर और ट्रेड बिल्कुल एक साथ नहीं चल सकता है। देखिए आशा जी, ट्रम्प ने ये नहीं कहा ट्रेड को, ये कहा कि ट्रेड को हम अमन का एक साधन बनाना चाहते हैं। आज तक दुनिया में किसी ने ट्रेड को शांति का साधन नहीं बनाया, तो वो तो एक नया एक इनोवेटिव मेथड मान रहे हैं अपने आप को कि मैं ट्रेड के थ्रू दुनिया में शांति स्थापित कर सकता हूं। तो ये ट्रम्प की स्टाइल है। और यही नहीं, देखिए पिछले अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, किस तरह से मोरक्को और सूडान को उस पे साइन करवाए ट्रम्प ने। तो ट्रम्प की जो कूटनीति के स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है। वो कोर्सिव डिप्लोमेसी भी करते हैं, वो टेम्पटेशन भी देते हैं, वो ये भी करते हैं कि हम आपको ये दे देंगे अगर आप इतना काम करोगे। तो एक अजीब तरह की डीलिंग है उसकी, कोई स्टेट्समैन टाइप डीलिंग नहीं है। लेकिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रम्प कर रहे हैं, मुझे लगता, देखिए मुझे आशंका ये है कि ट्रम्प पाकिस्तान के फेवर में थोड़ा सा लेके, वो जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ मिनरल्स हैं और विशेष रूप से तांबा है, तो उस वहां को वो मिनरल्स पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये होगा कि अमेरिका वहां आएगा तो बलूच आर्मी को वो कंट्रोल करेंगे, और जो दूसरे भी हैं वो भी इंटरफेरेंस वहां नहीं करेंगे। ट्रम्प को फायदा ये होगा कि वो चाइना का वहां प्रभाव बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर लेंगे। कि ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ट्रम्प की स्टाइल को देखते, जैसे यूक्रेन में किया, तो वो मिनरल्स पे कब्जा कर ले और पाकिस्तान उसके लिए अलाउ कर सकता है। और इसीलिए जो इस पूरी प्रोसेस में जो प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड ट्रम्प का दिख रहा है, मेरे ख्याल से इसीलिए है क्योंकि वहां अगर बलूचिस्तान में आ जाता है और बलूचिस्तान का कोई हवाई अड्डा भी उनको मिल जाता है, तो पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक लिवरेज पॉइंट मिल सकता है। तो हो सकता है ट्रम्प उस सीमा तक भी चले जाएं, और इसीलिए पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन को रिलीज करवाने में भी काम किया, और आगे भी जो पाकिस्तान के बारे में थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर लग रहे हैं पूरी इस प्रक्रिया में। तो लगता है कि ट्रम्प ज्यादा रुचि ले रहे हैं। और एक अन्य बात है, हाँ। ट्रम्प ने आते ही पेट्रियट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड लिया अमेरिका में। अब लगता है कि वो डील मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं इजराइल में भी करवा दूंगा, यूक्रेन में भी करवा दूंगा, भारत में भी करवा दूंगा, और हो सकता है कि उनकी एस्पिरेशन हो कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए पीस स्टेब्लिश करने में। तो उस तरह का उनका अजीब तरह का जो स्टाइल है और जो एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, लेकिन उनका जो विरोध हो रहा है अमेरिका में या दूसरी जगह, वो जो अभी तक की उनकी जो 100 डेज की परफॉर्मेंस है वो न अमेरिका के लिए अच्छी है न दुनिया के लिए अच्छी है।
तो मुझे लगता है अरे कि अभी तो ट्रंप टैरिफ जिस वॉर तरह ही की नहीं नीति संभाले अपना बन रहा है पा वो रहा फेलियर डोनाल्ड होगा। ट्रंप से। संजीत जी, अगर मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, कारोड़ी जी कह रहे हैं, और मिनरल्स पर कब्जा करने की बात हो रही है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि चाइना उसके कंधे पर बंदूक रखकर भारत को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मोहरा बनाकर, और अब मिनरल्स पर अगर कब्जा हो जाता है तो बलूच आर्मी पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक मर्सनरी स्टेट है। जो पैसा देगा वो उसके लिए लड़े। ये चीज पहले देखी गई है। पहले अफगानिस्तान में जब रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, उस समय पाकिस्तान को बहुत पैसे मिले अमेरिका से, और पाकिस्तान ने तालिबान बनाया सब कुछ उनको लड़ने के लिए रशिया से। अब जो है चाइना उनको पैसे दे रहा है, तो अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान को तो अस्तित्व उसका बना के रखना, इसी तरीके से चाइना को भी पाकिस्तान का अस्तित्व बना के रखना। दोनों देशों को पाकिस्तान की जरूरत है। अब जैसे किरोड़ी मल जी कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि अभी तक जो है जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये एक तरह के बिजनेसमैन है। इनको हर चीज में बिजनेस दिखाई देता है, इनको लड़ाई में बिजनेस दिखाई देता है। तो जैसे आपने देखा, जब उन्होंने सीज फायर की बात करी तो उन्होंने ये भी लाइन ऐड करी कि हम दोनों देशों के साथ ट्रेड अच्छा करना चाहते हैं। तो वो जो हर चीज को जो दाना डालते हैं वो ट्रेड के हिसाब से डालते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ही प्लेस फॉर द गैलरी। वो ये देखते कि चारों तरफ उनकी ताली बजती रहे, और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश में है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो ये है। और अब जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना है, भारत को भी करना है। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करना है कि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया तो वो चाइना के खाने में चला जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है, और पाकिस्तान इसका हमेशा फायदा उठाता रहा है। पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान का दाना डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको आईएमएफ लोन दिला दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको आगे भी पैसा दे देंगे। और दूसरा जो है वो जो बलूचिस्तान, एक बारी अमेरिका अगर बलूचिस्तान में कूद गया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या जो वहां पे विद्रोह हो रहे हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। लेकिन तो संजीव ये जी, जो पैसा पाकिस्तान को में आईएमएफ की तरफ बहुत- से दिया गया है, जो खर्च कहाँ होगा, क्या ये पाकिस्तान जानता है? वो तो अमेरिका ले जाएगा, चाइना ले जाएगा, पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? पाकिस्तान के पास तो पहले भी कुछ नहीं बचता, उनकी आवाम के लिए तो कभी भी कुछ नहीं बचता। या तो जो है चाइना ले जाएगा, या उनकी आर्मी ले आपस में जो है कर लेगी, आर्मी में चले जाएगा। और जनरल साहब जो है सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में घर बना लेंगे। अगर ये आईएमएफ लोन का सही तरीका, मेरा ख्याल अब तक जब से पाकिस्तान देश बना है, मेरा ख्याल शायद 28 या 29 दफे जो है आईएमएफ से लोन ले चुका है। लेकिन पाकिस्तान की आप हालत, इकोनॉमिक हालत देखो कि वहां पे जो आम लोग हैं उनको जो है खाने के लिए आटा नहीं मिलता। आटे के लिए उनको ऐसे लड़ना पड़ता है जैसे जानवर रोटी के लिए लड़ते। तो ये पैसा जो है पाकिस्तान में आवाम के लिए कभी नहीं जाएगा। या तो सरकार में जो बैठी सरकार, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वो ले जाएंगे, या आर्मी ले जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना कि भारत जो तीसरे पायदान पर आ रहा है, तीसरे पायदान पर पहुंच रहा है, वो इकोनॉमी जिस तरह से भारत की लगातार बढ़ रही है, देश कोई नहीं चाहता कि भारत आगे जाए, कहीं ना कहीं से पीछे धकेलने की कोशिश लगातार जारी है। दिनेश जी, एक बड़ा सवाल आपसे कि विपक्ष की ओर से विशेष सत्र बुलाने की बार बार मांग हो रही है। आज की जो बैठक चल रही है, बैक टू बैक जो बैठक हो रही है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ शब्दों में कहा कि भारत की एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जी अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष की जैसे जो मांग है, ठीक है, अपनी जगह पर हो सकता है जायज हो, लेकिन मतलब देखिए, अगर रहे कि जैसे तीनों सेनाएं जो हैं उनको अपलोड करने के लिए, ये इनको अपने तरीके प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अगर बात बोलिए तब तो देखिए बेहतर है, या आगे की कोई रणनीति बनाने के लिए बात किए तब तो बेहतर है। लेकिन इससे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा कि शुरुआत में जैसे कि जो विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, तो उन लोगों ने एक तरह से एक सुर में बताया था कि हम लोग पूरे तरीके से सरकार के साथ में, सरकार जो भी मोदी जी जो फैसला लेंगे और सेना जो है उनके साथ में पूरी तरीके से जो भी करेंगे,
तो हम लोग उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जैसे किसी न किसी जगह से, किसी न किसी पार्टी विशेष की तरफ से, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, तो उसमें जिस तरह के जो हल्के कुछ बयान है, तो उनसे कहीं ना कहीं इनको मतलब बचना चाहिए। और अभी भी जैसे कि जो सत्र बुलाने की जैसे बातचीत हो रही है, तो ठीक है, सत्र बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, उनकी एक तरह से जायज मांग हो सकती है ऐसे, क्योंकि बुलाने का मतलब कोई नहीं, कोई भी मतलब कॉल दे ऑपरेशन सकता है। सिंदूर की लेकिन उसको जानकारी लेकर के बाद में साझा अगर ये कीजिए, सरकार को वो घेरने समझ की में बात, नहीं आ रहा है ना जी, कि ऑपरेशन सिंदूर की कौन सी जानकारी साझा करनी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख आपके सामने बैठकर सारे सबूत के तौर पर अपनी बात को सामने रख चुके हैं। कर्नल कुरैशी अपनी बात रख रही हैं, यौमिका सिंह ने अपनी बात रख ली, एमईए की तरफ से आपने देखा मिस्ट्री ने जिस तरह से बात कही, उन्होंने अपनी बात रख ली। दोबारा से जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कल शाम को जब वार्ता होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो सीधे तौर पर बात रखी गई। तो मीटिंग करके या फिर सत्र बुलाने के बाद कौन सी ऐसी चर्चा होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है, सब तो आपके सामने क्लियर एंड क्रिस्टल, फिर क्या समझना है? पिछले ऐसा आशा जी, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे प्रतिपक्ष जो था, ज्यादातर खासकर कांग्रेस जो थी और अन्य कुछ जो दल थे, तो स्पेसिफिकली पूछते थे कि सबूत क्या है, ये तो खुद ही आप लोगों ने करवा दिया, ऐसे करके मतलब कई बार जो प्रश्न लगाते थे ऐसे। अभी जैसे इस बार क्योंकि सरकार जो थी इस बार पूरे तरीके से चौकन्नी रही, और वहां पर जो वहां के जैसे कि मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर इस तरह की पिक्चर्स वहां की, और एक एक वहां पर डैमेज क्या हुआ उसी को लेकर के, और रोज जो है मतलब एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जैसे आपने बताया, उसी को लेकर के कोई भी किसी तरह का शक या सवाल नाम की चीज, तो देखिए जनता के बीच में तो कुछ बची नहीं। और दूसरा जैसे ये मान के चले कि अभी हो सकता है कि किसी तरह की चीज को लेकर के और सरकार को घेरने को लेकर, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि प्रतिपक्ष के पास किसी तरह का मुद्दा इस टाइम बचा है। और मेरी सलाह ये रहेगी कि इस टाइम पे कदम से कदम मिला के जैसे चलने का वादा आपने पहले किया था, उस तरीके से प्रतिपक्ष को सरकार के साथ चलना चाहिए, और किसी भी तरह की हल्की बातों से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे इस तरह की चीज, जैसे कि लालू जी कुछ बोलते हैं या अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं या अन्य किसी ने कुछ अगर बोला, उसको लेकर के पाकिस्तान की असेंबली में उसकी गूंज सुनाई देती है, जिससे देश हल्का पड़ता है। तो आपका देखिए, जैसे मतलब कि देश का सिपाही जिस तरीके से सेना का सिपाही जो था वो लड़ रहा था बॉर्डर पे, तो उसी तरीके से हम लोग सभी, जैसे कि आशा जी सिपाही हैं, बाकी हम लोग जो टीम बैठे हैं हम भी सिपाही हैं, और उसी तरीके से जो जैसे कि प्रतिपक्ष है वो भी एक तरह से सिपाही की भूमिका, सैनिक की भूमिका निभाए, और अपने तरीके से देश को नीचे करने का काम नहीं, देश को ऊपर उठाने का काम करे। अमेरिका के चाइना के लिए आशा जी पूरे तरीके से ट्रेड वॉर था, उन्होंने इसमें, और जैसे कहते हैं अपनी रोटियां सिर्फ सेकने का काम करना था। अगर जैसे कि चाइना की सिर्फ मैं अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से कुछ बोलना चाहूंगा कि चाइना की सिर्फ बातचीत करें, तो चाइना के इंटरेस्ट सिर्फ सीपैक में था। सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर था, उसमें इनका जो अरबों डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट था उसको प्रोटेक्ट करना, और किस तरीके से आगे जाकर के अपनी जो रोटियां सेकने का काम कर सकें, वो चीज थी। और उसी मुद्दे को भुना करके साथ साथ जैसे कि जो अपना टैरिफ जो था उसको मतलब कि जैसे अमेरिका के साथ कम करवाना, और उसी तरीके से उस टैरिफ वॉर के बीच में कहीं ना कहीं ट्रम्प जो थे उनको भी लग रहा था, और कहीं ना कहीं बीच में उनके देश के अंदर भी उनकी किरकिरी हो रही थी, क्योंकि चाइना से बहुत ट्रेड होता है, तो उसको लेकर नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के, उस संतुलन को बना के रखने के लिए, और ये उनके लिए प्योरली ट्रेड वॉर था, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन करोड़ी पाकिस्तान सिंह और जी, जैसे कि इस इंडिया के बार वॉर जिस में। तरह से हमारे लिए दिल का युद्ध हमारे जैसा लिए दिल का माहौल सौदा था, बना, लेकिन उनके लिए दिमाग का सौदा और था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से हथियारों का परीक्षण जो भारत ने दिया है, और चाइना के हथियारों को लेकर जो किरकिरी हुई है, वहां से भी तो कितना बिजनेस जो है वो लॉस हुआ है चाइना का, जो इंडिया और देखिए रशिया आशा की जी, कॉपी। ये मीडिया हाँ, में कई दिनों से डिबेट चल रही है कि जो वेपन्स यूज हुए उनकी एफिकेसी क्या है दोनों ही साइड से, कि कौन से वेपन्स हैं वो कितने एफिशिएंट थे। तो इसके बारे में मीडिया में अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं। इसका इंडिकेटर क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट है और जो बिकने वाली कंपनी है, उनके अगर शेयर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंस में इन्वेस्ट करता है वो हर चीज को पूरी तरह तोल के करता है, नाप तोल के करता है। तो अगर शेयर मार्केट में किसी वेपन्स बनाने वाली, जिनके वेपन इस ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए दोनों ही साइड से, उधर से भी, तो अगर शेयर की बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके वेपन्स थोड़े एफिशिएंट रहे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई इंडिकेटर चाहिए ना हमें, ऐसे तो ओपिनियन से तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव है, कोई भी घटना होती है तो इमीडिएट वो डिक्लाइन होता है, इमीडिएट राइज होता है। तो शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी के जिनके हथियार यहाँ यूज रहे हैं, शेयर की रेट बढ़ रही है या सब्सटेंशियली डिक्लाइन हो रही है, तो डिक्लाइन हो रही है उसके एफिकेसी कम है वेपन्स की, और जिनकी और उसके साथ साथ एक आखिरी सवाल करोड़ी सिंह जी, कि ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था तुर्की के लिए,
उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर दिया है दोस्ती का तुर्की ने। तो किस तरह से भरोसा किया जाए? तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपको जब भी कोई काम करना है, जंग आपको लड़नी है, ऑपरेशन आपको करना है, आपको अकेले करना है, अपने दम पर करना है। तो इसलिए अपने आप को सशक्त बताने की जरूरत है। देखिए आशा जी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो कोऑपरेशन होता है वो प्रैक्टिकली एक अनार्किक सिचुएशन में होता है। जब दो देशों के हित का कन्वर्जेंस होता है तो वो नजदीक आते हैं, और डाइवर्जेंस होता है तो वो दूर हो जाते हैं। टर्की का देखिए, टर्की का जो रोल रहा इस वक्त, वो उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि टर्की मिडिल ईस्ट में लीडरशिप देना चाहता है। वहां उसकी लीडरशिप को सऊदी अरब से, ईरान से चुनौती मिल रही है, और इजिप्ट और जॉर्डन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इधर वो जिसको हम साउथ वेस्ट एशिया कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इंडिया वाला एरिया है, यहाँ वो अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाना चाहता है कि मैं लीडर हूँ, मुझे रिकॉग्नाइज करो। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से रोल प्ले किया, पाकिस्तान के साथ। लेकिन भारत को अब सशक्त, आप देखिए, भारत तो सशक्त है ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जिस तरह से बन रहा है वो अपने दम पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद करुणी सिंह जी जुड़ने के लिए। संजीत जी आपका भी धन्यवाद, और दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जंग हो या फिर कोई भी काम हो, आपको अकेले अपने दम पर लड़ना है, जिसके लिए इसी राह पर अब भारत काम कर रहा है। क्योंकि ऑपरेशन दोस्त का जो नतीजा यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिला है, इससे बहुत सीख लेने की जरूरत है। आप देखते रहिए न्यूज़ 8